अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखें, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार के 2 साल पूरे कर लिए हैं। चैलेंजेस के बावजूद वजीर आजम ने तर्ज हुकूमत में नई रिवायात को मुतारिफ करवाया। इमरान खान ने न सिर्फ खुद किफायतशारी को अपनाया बल्कि वुज़रा से भी सख्त जवाबदही का निजाम मुतारिफ करवाया। वज़ीर आज़म के बनाए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में उनके अपने करीबी साथी भी साथ में आए। मुल्क में तब्दीली और तब्दीली सरकार के 2 साल मुकम्मल। कप्तान और खिलाड़ी चैलेंजेस के बावजूद पेशकदमी के लिए पुरजोश। इंतखाबी मंशूर एहतसाब के नारे को अमली जामा पहनाने के लिए इकदाम। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट्स में इमरान खान के करीबी साथी भी जद में आए। वुज़रा से भी पहली बार सख्त जवाबदही का निजाम मुतारिफ। किफायतशारी पर भी अमल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल जहाँ चैलेंजेस से भरपूर रहे, वहीं वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिवायती तर्ज हुकूमत के बरक्स अपने मंशूर के मुताबिक एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाया। माजी के वज़ीर आज़म के बरक्स इमरान खान ने तवातर के साथ काबीना इजलास यकीनी बनाए और तमाम अहम फैसले काबीना की मंजूरी से करने के कानूनी और आईनी तकाजे पूरे किए। पहली बार वफाकी वज़रा को मुसलसल अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का पाबंद बनाया गया। कप्तान ने मसलिहत का शिकार होने के बजाय आटा और चीनी बहरान की शफाफ और आजादाना तहकीकात को यकीनी बनाया, जिसके नतीजे में PTI की अहम तरीन शख्सियात भी इसकी जद में आई। IPPs के महंगे मुआहिदों की तहकीकात के लिए भी कमीशन बनाया गया। PTI हुकूमत ने पिसे हुए तबकात को महंगाई के असरात से बचाने के लिए एहसास प्रोग्राम को फाल बनाया गया और नकद माहाना वजीफे के साथ लंगर खानों और पनाहगाहें भी बनाई गयी। शदीद तरीन मुआशी, सिफारती और दाखिली चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने इदारों के साथ मिसाली हम आहंगी कायम रखी और अहम अहदाफ के हुसूल में सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नजर आई। मौलिक तरीन कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए भी इदारों के साथ मिलकर हुकूमत ने एक मरबूत पॉलिसी वाज़ेह की और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग जीती, जिसका एतराफ आलमी दुनिया ने भी किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को बेहतर बनाने के लिए और मुल्क से शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए मौसर कानून साजी को यकीनी बनाया। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर वफाकी वुज़रा इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं और इसमें 1.5 अरब के छोटे सतह के कारोबारी असासे दिए जाते हैं। इंतहाई गरीब खानदानों को 60% खवातीन को दिए जाते हैं और इन असासों में माल मवेशी, दुकान का सामान और इस किस्म के असासे शामिल होते हैं। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 4 साल पे मुहित 20 अरब का ये प्रोग्राम 2 लाख तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस है और पिछले साल हमने 4.9 अरब के 50,500 स्कॉलरशिप्स दिए हैं, जो 38% खवातीन को दिए गए हैं। मुल्क की 117 यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप्स गई हैं और अगले साल की कॉल जो है वो अगले चंद दिन में खुलने वाली है। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम जो है पिछले ही हफ्ते 1 साल की तगदो और मेहनत के बाद इसका इजरा वज़ीर आज़म ने किया है। आपको याद होगा कि अपनी पहली तकरीर में वज़ीर आज़म ने एक CT स्कैन उठाया था और इस बात की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आधे बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि वो खुराक की कमी और दीगर महरूमियों की वजह से ना तो उनका जिस्म बढ़ता है, ना उनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो पूरी तरह पनप सकती है। ये मुल्क की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और वज़ीर आज़म ने ये वादा किया था कि हम इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे। तो पहले मरहले में 1 साल की मेहनत के बाद 9 अजला में 33 सेंटर इसी माह अब पूरी तरह से फाल हो जाएंगे और पहले मरहले में 2,21,000 माँ और बच्चे और ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसका दायरा कार इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा। एहसास लंगर का जो प्रोग्राम है ये मजदूर भाइयों के लिए है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को 0 खर्चे के साथ मुल्क भर में लंगर बनाए जा रहे हैं। अभी तक 12 लंगरों का क़याम हो गया है और इंशाअल्लाह इस काम को अगले साल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। पनाहगाह का जो प्रोग्राम है ये वज़ीर आज़म की दिल के बहुत करीब है। ये उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान तले मजदूर भाई
सड़कों पे फुटपाथों पे सोते हैं। पिछले 70 साल से पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उनके लिए 100 से ज्यादा पनाहगाहें बनाई गई हैं और वजीर आजम की खास हिदायत पर ही इन पनाहगाहों के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए काम अब तेजी से जारी है। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स बेहतर बनाने के लिए कमेटी की तश्कील दी गई। वो कमेटी एक साल में 14 दफा मिली है और इंशाअल्लाह यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स और उससे मुतल्लिका मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का निज़ाम बहुत जल्द ही मारिज़ वजूद में आ जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली दफा मजदूर के एहसास के तहत भी पहली दफा कमेटी बनी। उसने भी एक साल में 13 दफा मीटिंग्स की और उनकी सिफारिशात पर काम बहुत तेजी से जारी है। एहसास के तहत 2 प्रोग्रामों का अभी बाकायदा इजरा नहीं हुआ मगर उन पे काम बहुत तेजी से पिछले एक साल पे चला जा रहा है। एक एहसास बच्चों के वजीफे का प्रोग्राम है जिसको पूरे साल हमने डिजिटाइजेशन पे बहुत मेहनत से काम किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तमाम अजला में ये बच्चों के वजीफे का ये प्रोग्राम अगले 15 दिन में इसका बाकायदा इजरा हो जाएगा। इसके अलावा एहसास तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम पाकिस्तान का पहला शॉक ओरिएंटेड सेफ्टी नेट है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंसाफ कार्ड नहीं है और जिनके ऊपर अचानक कोई बड़ा तिब्बी खर्चा आ जाए जो अंग्रेजी में जिसे कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये तमाम प्रोग्राम जिनको बैनुल अक़वामी पजीराई हासिल है और जो कि बेवा, यतीम, माजूर, मजदूर, बेघर, बेरोजगार, जरूरतमंद तालिब इल्म, जरूरतमंद माओ, जरूरतमंद बच्चों और जरूरतमंद बीमारों के लिए है। इनके लिए हंगामी तौर पे इंतजामी ढांचे बनाए गए हैं। 27 मार्च पिछले साल एहसास प्रोग्राम का इजरा हुआ। उसके एक हफ्ते बाद मिनिस्ट्री बनी। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट उसके लिए मुख्तस किया गया। लाहे अमल के तरीके कंसल्टेंट्स को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के बगैर बनाए गए। मुशावरती और सच न्यूज में यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। विफाकी वजीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं जमहूरियत में हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होती है। दूसरी तरफ वो सियासत है जहां जाती मफादात का तहफ्फुज है। जाती मफादात की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हमारा मकसद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत का पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने का मंसूबा नाकाम बनाया। पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। दोस्त ममालिक से मुस्तहकम ताल्लुकात की पॉलिसी बनाई गई। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी इक़दाम बड़ी कामयाबी है। इफेक्टिव हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वजीर खारजा ही ना था। तो बहुत से आपके जो नुक्ता नजर है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता था। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन रिश्तों को हम दोबारा रिवाइटलाइज करें और नई अंडरस्टैंडिंग जो है हम फौज अलायंस जो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग्स को फौज करें। उसमें आपने देखा जहां तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई, पाकिस्तान को कामयाबी हुई। और आज अगर आप साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं उस पर उन्हें मोतरिज हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा, हमें डिफॉल्ट का खतरा था, हमने कर्ज लेकर खुद को बहुत कमजोर कर लिया था। हुकूमत ने बड़े फैसले किए, IF से ताल्लुक बनाया है। दोस्त ममालिक ने आगे बढ़कर हमारी मदद की। माजी में लिए गए कर्ज के 5000 अरब रुपए वापस किए। 20 अरब डॉलर खसारे को कम करके 3 अरब कर दिया गया। दुनिया
کہ جو نیوٹرل لوگ ہیں, جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز ہے, فچ ہے, انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے اس کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے 188% اضافہ کیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں پاکستان میں. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے 47% اضافہ کیا ہے, اور بلومبرگ جو کہ ایک دنیا کا بڑا ادارہ ہے, اس نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹس میں شامل کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اب اثر آنے لگا ہے. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پہ امپورٹ کے ٹیکسز صفر کیے. وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا ہے کہ کورونا کے دوران سپلائی روٹس کو بحال رکھا, بجلی کے بل معاف کر کے ریلیف دیا گیا, ٹیکس فری بجٹ دیا گیا, تعمیراتی شعبے کے لیے پیکج لے کر آئے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کووڈ میں ساری دنیا کی انڈسٹری اور کاروبار ڈسٹریس میں جا رہے تھے. پاکستان نے ایک فرق راستہ اپنایا. ہم نے سپلائی چینز کو اور سپلائی روٹس کو مکمل طور پہ بحال رکھا, اور تھرو آؤٹ دا کووڈ کے جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز یا بلینکٹ لاک ڈاؤن سے کسی قسم کی شارٹیج کسی بھی پروڈکٹ کی نہیں آنے دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بر وقت اسینشیل انڈسٹریز کو کھولا گیا, اور بر وقت ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن کے فیزز میں کھولا اور مارکیٹس کو کھولا, اور ہم میڈیکل کی جو سپلائی روٹ ہے اس کو بھی ہم نے کھولا. اور آج الحمدللہ ہمارے ملک میں جب کووڈ کا سلسلہ یہ پورے اپنے عروج پہ تھا تو کسی قسم کی سپلائی چینز کے اندر کسی قسم کی ہمیں ڈسرپشن نہیں نظر آئی. ہم نے اسی دوران کاروباروں کے لیے جو ریلیف دی, ریلیفز کا ذکر آلریڈی کر چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی ری اسکیڈولنگ, پے رول فائنینسنگ تھی. 30 لاکھ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو تھے ان کے 3 ماہ کے بجلی کے بل معاف کر کے ان تک بھی ہم نے اپنی جو ریلیف ہے وہ پہنچائی. تو پاکستان کے اکثریت جو کاروبار تھے ان تک یہ ریلیف پہنچی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے کہا کہ کورونا رواں صدی کا بڑا چیلنج تھا. کورونا کے دوران دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں کم نقصان ہوا. بل گیٹس نے بھی بھارت سے موازنہ کیا, پاکستان کو سراہا. پاکستان کی کورونا وائرس سے متعلق حکمت عملی کو دنیا نے سراہا. واحد صورتحال پیدا ہوئی پچھلی ایک صدی. کووڈ جی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے پچھلی ایک صدی کے اندر جو چیلنجز دیکھنے میں آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ شدید چیلنج تھا, کیونکہ یہ ایک واحد صورتحال پیدا ہوئی پچھلی ایک صدی کے اندر کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں دنیا کی جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا, اور جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا. اور وہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ معیشت کو یا ملک کو بند کر دیا جائے. یہ ایک یونیک چیلنج تھا اسپینش فلو کے بعد جو تمام دنیا کے اندر پھیلا, اور اس چیلنج کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن دیکھنے کو ملی ہے صحت کے پہلو سے بھی اور معیشت کے پہلو سے بھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جو دوسری سمائی سال کی کیلنڈر ایئر کی ختم ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ میں جی ڈی پی جو ہے وہ 30% شرنک کی ہے, یو کے اندر 20% شرنک کی ہے. تو اس چیلنج کا جس طریقے سے باقی دنیا نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی پاکستان نے بھی کیا, اور الحمدللہ پاکستان نے جو مقابلہ کیا وہ اس کو صرف پاکستان میں لوگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی یہ اب کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ان ملکوں کی صف میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی, جس میں خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عسکری قیادت سعودی عرب میں آرمی چیف کی اہم ملاقاتیں, دفاعی امور پر تبادلہ خیال. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں.
जहां उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई, जिसमें दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर रियाज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और कमांडर जॉइंट फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में दोनों मुमालिक के दरमियान फौजी तरबियत और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। एहतसाब अदालत जाली बैंक अकाउंट्स केस, नैब ने पार्क लेन केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं। असलम खोकर से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी असलम खोकर। जी बिल्कुल, पार्क लेन रेफरेंस में जो नैब ने ज़िमनी रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया, जिसमें आसिफ जरदारी के साथ 19 मुल्जिमान के जो नाम शामिल हैं। एक मेमन और यूनिस कुदवई भी इसमें जो है वो शेयर होल्डर्स हैं। रेफरेंस में ये कहा गया और ये कहा गया है कि जो ज़िमनी रेफरेंस में करप्शन की रकम है वो अब बढ़कर 1.5 बिलियन से बढ़कर 3.74 बिलियन हो गए। और इसमें जो वादा माफ गवाह है उनकी तादाद भी बढ़कर उसमें मजीद 3 जो है वो लोग शामिल हो गए हैं। और जिनका ये कहना है कि तमाम मुलाद जो है पार्क लेन की इंतजामिया के कहने पर करते रहे हैं वो, और उनका ये भी कहना है कि आसिफ जरदारी और बिलावल जो है वो 25% के जो है वो शराकतदार है। आसिफ अली जरदारी इस चीज का एतराफ भी कर चुके हैं। ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार SCCP के अफसरान है पार्क लेन के मुआहिदों जेली दस्तावेजात में जो है मदद की है और जेली दस्तावेजात पर कंपनी से कर्जा लिया गया। पार्क लेन ने कर्जा माफ करवाने से इनकार किया था। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की पेशी के मौके पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की पैरवी के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। 4 रुकनी कमेटी अदालती कार्रवाई में सरकार का मौक़िफ़ पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर हंगामा आराई के मुकदमात में नामजद लीगी रहनुमाओं के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया। प्रोसिक्यूशन विंग ने मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की पैरवी के लिए 4 रुकनी खसूसी कमेटी कायम कर दी। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद की सरबराही में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जफर इकबाल भट्टी, साजिद सईद भट्टी, नजीर अहमद मुगल और मरीना एजाज कमेटी के मेंबर होंगे। प्रोसिक्यूशन की खसूसी कमेटी मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जायजा लेगी, जबकि खसूसी कमेटी मरियम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ अदालती कार्रवाई में सरकार का मौक़िफ़ भी पेश करेगी। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 200 एकड़ अराजी की तहकीकात के लिए 11 अगस्त को तलब किया था। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन के इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट दुरुस्त करार देते हुए इंक्वायरी जारी रखने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स के इंट्रा कोर्ट अपील पर 24 जुलाई को फैसला महफूज किया था। शहर इक़्तिदार में भी चीनी की बढ़ती कीमत को ब्रेक नहीं लग सकी। मार्केट में कीमतों के कंट्रोल हुकूमती रेट खत्म हो चुकी हैं। दुकानदारों ने चीनी की फी किलो कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। मजीद जान लेते हैं असलम खोकर से। असलम, क्या सूरत हाल है इस वक्त? वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी चीनी के जो रेट हैं वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त मैं एक स्टोर में मौजूद हूँ, यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि चीनी का रेट जो है रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? सर, यही कहेंगे कि जो चीनी का रेट जो इस वक्त जो हर दूसरे दिन चेंज हो रहा है। परसों में से 450 रुपये दड़ी लेके ये कह रहे 470 है। मैं इनसे बहस करूँ सस्ती करें, कहते नहीं जी ये तो मजीद महंगी होगी। बाजार में इसका रेट मजीद चढ़ रहा है इस टाइम। आटे की सूरत हाल आप देख लें, उसको 860 जो ये सरकारी आटा दे रहे हैं वो जानवर भी नहीं खाता। जो लेके आप देखें ना उस आटे को, और ये हुकूमत दावे करती है जी कि हमने एक्शन लिया, फलां चीज कमीशन बनाया, इंक्वायरी होगी जी, फलां को पकड़ेंगे, फलां को पकड़ेंगे। ये जंगीर तरीन साहब बाहर जाके बैठ गए। अब बाकी जो मजीद हर चीज के रेट जो आप देख ले, इस वक्त गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया इस वक्त। जी, जैसे कि इनका कहना है कि जो गरीब है वो बिल्कुल पिसता जा रहा है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये चीनी के रेट कैसे मुतय्यन होता है रोजाना की बुनियाद पर? रेट बढ़ते जा रहे हैं, आप महंगी क्यों बेचते हैं? रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो रोज़ाना की बुनियाद में महंगी हो रही हैं, लेकिन बात चीनी की हो रही है
चीनी की वजह ये है कि चेक एंड बैलेंस बिल्कुल कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास स्टॉक पड़ा है उसका अपना रेट है। यही हाल मिलों में है, यही हाल यहाँ आड़तों का है जिनके पास काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है। आज देंगे 47 की, कल देंगे वो 5000 की, और ये बता भी रहे हैं वो साथ साथ कि चीनी 5000 रुपये तोड़े तक जाएगी, यानी 100 रुपये बल्क में मिलेगी, 110 और 120 इसकी ओपन मार्केट में रेट होगा। मसला है बस इसको कोई देखने वाला कौन नहीं, कोई पूछने वाला कौन नहीं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, हुकूमती रेट कहीं नजर नहीं आ रही। वही वोजरा है इसी हुकूमत में, हुकूमत जो है इंक्वायरियां करा रही है, इवन कि अदालतों में भी इसके केसेस चल रहे हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कुछ नहीं होता। दुकानदारों का ये कहना है कि ये जो चीनी का रेट है मजीद बढ़ेगा और चीनी मजीद महंगी होगी, जिससे यकीनन गरीब की जो जिंदगी है वो ज्यादा मुतासर होगी। सही, बहुत शुक्रिया असलम खोखर अपडेट करने के लिए। पेशावर में चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 2 रोज में चीनी की 50 किलो बोरी में 700 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें मुल्क में महंगाई की तूफान में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पर जो चीनी की कीमतें हैं उसमें दिन पर दिन जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। 50 किलो की बोरी में गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान जो है तकरीबन 500 से 600 रुपए जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद मार्केट में चीनी की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। खुद साख्ता जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। मुंह मांगे दाम जो हैं वो शहरियों से वसूल किए जा रहे हैं। कोई मार्केट में चीनी जो है वो 100 रुपए की फरोख्त कर रहा है, कोई 105 की फरोख्त कर रहा है और कोई 110 में फरोख्त करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, चीनी की बढ़ती हुई कीमतें, सेंचुरी चीनी ने मुकम्मल कर लिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चीनी का बहरान आने वाला है। अगर आपने दुकानदारों से पूछा है तो कोई 92 पे बेच रहा है, कोई 98 पे और कोई 100 पे। क्यों? इसका नरखनामा नहीं है। दूसरी बात, चेक इन बैलेंस नहीं है। ये जिली इंतजामिया तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ये किया है, वो किया है। क्या किया है? आटे का बहरान है कि चीनी का बहरान है, भी दूसरा आ रहा है। बाकी अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि चीनी का जो मसनूई बहरान है वो पैदा करने की कोशिश जो है वो पेशावर में की जा रही है। जो सरगर्म माफिया है उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, जिसकी वजह से भी चीनी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, नरखनामे जो हैं वो नहीं लगाए गए, मगर फिर भी जो शहरी हैं वो महंगे दामों में चीनी जो है वो खरीदने पे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अदनान शाहिद पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ठट्ठा की केंझर झील में कश्ती उलटने से जाँ बहक 10 अफराद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर कराची के इलाके महमूदाबाद में अदा की जाएगी। बच जाने वाली 2 खवातीन तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस ने मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके महमूदाबाद से पिकनिक मनाने खेंजर झील जाने वाले 3 फैमिलीज पर कयामत बर्पा हो गई। कश्ती उलटने से हंसते बसते घराने उजड़ गए। लकड़ी की कश्ती तेज हवाओं की वजह से तवाजुन बरकरार न रख सकी और उलट गई। कश्ती में 14 अफराद सवार थे, जिनमें से अक्सरियत खवातीन की थी। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक महमूदाबाद से है। कश्ती हादसे में मरने वाले अफराद में महमूदाबाद कराची में फंक्शनल लीग के सदर उस्मान गनी की 2 अहलियां, 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं। पुलिस ने जाए वक़्वा से फरार होने की कोशिश करने वाले मुल्ला अब्दुल जब्बार को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्जाम है कि कश्ती में सुराख होने के बावजूद वो इसे गहरे पानी में ले गया। मुल्ला के खिलाफ मुकदमे में लालच और गफलत से मुतालिक दफात शामिल हैं। खेंजर झील पर हादसात की रोकथाम के लिए जरूरत इस अमल की है कि झील पर कश्ती की सैर के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए लाइफ सेविंग जैकेट्स को यकीनी बनाया जाए। तेज रफ्तारी ने 10 जान ले ली। नौशहरा में बस की कलाबाजी से 10 अफराद जान की बाजी हार गए और मुताद्दिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। ड्राइवर की नींद से 10 अफराद अब्दी नींद सो गए। घर के लिए सफर आखिरत बन गया। नौशहरा मोटरवे पर जब्बा दाऊद जई के करीब उस वक्त अरबनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया जब लाहौर से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के अमले ने हादसे की जगह पहुंचकर जख्मियों को पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ड्राइवर को नींद आने से तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन ने ए और ओ लेवल की डाउन ग्रेडिंग वापस ले ली। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि स्कूलों के भेजे गए ग्रेड्स कम नहीं होंगे।
اور او لیول والے تسلی رکھیں، کیمبرج نے ڈاؤن گریڈنگ واپس لے لی، وفاقی وزیر کو انتھک کوششوں پر خوشی۔ کیمبرج اسسمنٹ انٹرنیشنل ایجوکیشن نے پاکستان میں اپنی امتحانی سیریز جون 2020 کے اے لیول اور او لیول کے نتائج میں ڈاؤن گریڈنگ واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نئے فیصلے کے تحت جو گریڈ جون 2020 سیریز میں جاری کیے گئے ہیں وہ متعلقہ اسکولوں کی جانب سے بھجوائے گئے متوقع گریڈ سے کم نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ حکومتی انتھک کوششیں کامیاب رہیں اور ایک بڑی خوشخبری ملی۔ انہوں نے کہا کہ کیمبرج نے فیصلہ کیا ہے کہ جون 2020 کے گریڈ اسکولوں کے بھیجے گئے گریڈ سے کم نہیں ہوں گے۔ کیمبرج انتظامیہ کی جانب سے نئے گریڈ سے جامعات کو آگاہ کر دیا جائے گا اور مزید تفصیلات 19 اگست کو جاری ہوں گی۔ میپکو ریجن میں صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے گھنٹوں کا طویل انتظار شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ ناکافی ملازمین کی وجہ سے شکایات کا ازالہ کئی گھنٹوں تک طویل ہو جاتا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ میپکو ملازمین کئی گھنٹوں بعد شکایت کے ازالے کے لیے آتے ہیں۔ مزید جانیں کہ احمد کاشف سے جی احمد۔ میپکو میں اس وقت ہزاروں کے قریب آسامیاں خالی ہیں جن پر بھرتی نہ ہونے کے سبب جو شکایات ہیں صارفین کے، ان کے ازالے کے لیے 8 سے 10 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت جو ہے وہ بعض اوقات لگ جاتا ہے۔ عوام پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، سخت موسم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، ایسے میں جب بجلی چلی جائے تو بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا حالات ہوں گے۔ کاروباری طبقے کے لیے بھی کافی پرابلمز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب بجلی چلی جائے اور گھنٹوں تک اس کا تدارک نہ ہونے میں آ رہا ہو۔ عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر جب کوئی ٹرانسفارمر یا کوئی تاریں وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ان کے ورکر 10-12 گھنٹے تک نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو گرمی اتنی زیادہ ہے، کیا کریں، ان کے ورکر جو ہیں یہ کم ہیں، ٹھیک ہے، ہم یعنی کہ ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے ان کے ورکر اور بڑھانے چاہیے، ٹھیک ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، بچے بجلی نہ آنے کی وجہ سے گرمی میں بہت زیادہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، ٹھیک، کیا کریں ان کا، ان کو چاہیے کہ بچے یعنی کہ اپنے ورکر بڑھائیں، ٹھیک ہے، بجلی کا یعنی کہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بالکل عوام کا یہی مطالبہ ہے اس حوالے سے کہ جو ورکرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے، جو صارفین ہیں، تاکہ ان کی جو شکایات ہیں ان کا بروقت جو ہے وہ تدارک کیا جا سکے۔ جی احمد کاشف آپ ملتان سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹھٹہ کی کینجر جھیل کی سیر کراچی کے رہائشی 3 خاندانوں کے لیے قیامت بن گئی۔ خواتین بچوں سمیت 10 افراد کشتی الٹنے سے جاں بحق ہو گئے، جبکہ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر محمود آباد میں ادا کی جائے گی۔ مزید جان لیتے ہیں عطا حسین سے۔ جی عطا۔ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ روز ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ کراچی کے علاقے محمود آباد کے رہائشی ایک ہی خاندان کی 3 فیملیز پکنک منانے کے لیے کینجر جھیل گئے تھے، جس کے بعد ان کی کشتی کو جو ہے حادثہ پیش آیا، کشتی ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں خواتین و بچوں سمیت 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس وقت میں لوائقین کے گھر پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ لوائقین کے ایک فیملی ممبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ واقعہ کیا تھا، کون کون اس میں شامل تھا جو جاں بحق ہوئے ہیں، حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے، کس طرح کے واقعات کو کس طرح روک تھام کی۔ بات یہ ہے کہ جو لانچیں وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ یہاں سے کراچی سے بالکل کباڑ ہو کر کے، بالکل ختم ہو کر کے وہ وہاں کے وڈیرے خریدتے ہیں اور پھر وہاں کے لوگوں کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں۔ پیسہ بنانا ان کا کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہاں پہ نہ کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ کا انتظام ہے، نہ کوئی یہ پابندی ہے کہ آپ لانچ میں ایک دفعہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو 4-5 سال پہلے 48 لوگوں کی لانچ ایک کلٹی ہو گئی تھی اور 48 کے 48 لوگ اس میں مر گئے تھے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا سسٹم رائج کیا جائے کہ جو لانچیں وہاں چلتی ہوں وہاں پہ فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ہو اور وہاں پہ یہ بھی تعداد کے بارے میں بھی جو ہے یہ پابندی ہو کہ اتنے لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ نے ان کی بات سنی ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت اس چیز کو روکے کہ جو پرانی لانچیں ہیں ان کو پانی میں، خستہ لانچوں کو پانی میں اتار دیا جاتا ہے، جس کے باعث جو ہے یہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی جو میتیں اس وقت ایدی سرس خانے میں غسل و کفن کے بعد رکھی گئی ہیں، تاہم 4 نماز عصر کے بعد جو ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کی جائے گی، جس کے بعد محمود آباد کے ہی مقامی قبرستان میں ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عطا حسین۔ ادھر گجرانوالہ میں موسلادھار بارش نے شدید ہبس اور گرمی کا خاتمہ کر کے موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ مزید جانیں گے محمد علی سے۔ جی علی۔
ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. گوجرانوالہ اور اس کے گردونواح میں صبح سویرے ہونے والی موسلادھار بارش کے نتیجے میں موسم کی جو کیفیت ہے وہ یکسر چینج ہو کے رہ گئی. کل تک جہاں گرمی اور حبس کا سما تھا اور پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جہاں پہنچا تھا، تو وہیں آج جو ہے وہ صبح سویرے بارش ہونے کی وجہ سے پارہ جو ہے وہ 30 ڈگری تک گر چکا ہے. شہر اور اس کے گردونواح میں موسم کافی خوشگوار ہو گیا، شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں. جبکہ جو کل تک یہی جو گرمی کا سما تھا، محکمہ موسمیات کے مطابق آج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا اور کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا. بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا. جی بہت شکریہ علی اقبال، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک میں مزید 488 افراد میں کورونا کی تصدیق ہو گئی. 7 افراد جان سے گئے. 2,69,087 مریض شفا یاب ہو گئے. کورونا کم ہونے لگا، مزید 7 اموات. ایکٹیو کیسز 13,953. 2,69,087 صحت یاب. این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں میں ملک میں 488 افراد میں کورونا کی تصدیق اور 7 مریض جاں بحق ہو گئے. ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,953 اور اب تک 2,69,087 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. این سی او سی کے مطابق سندھ میں 1,26,182 کورونا کیس، پنجاب میں 95,447، خیبر پختونخوا میں 35,215، گلگت بلتستان میں 2,502، بلوچستان میں 12,295، آزاد کشمیر میں کورونا کے 2,184 کیسز سامنے آ چکے ہیں. ایک دن میں ملک بھر میں 22,448 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. ملک کے 735 اسپتالوں میں کورونا کے 1,360 مریض زیر علاج ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.